नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आप सबके लिए है और बहुत ज़रूरी वैकेंसी है। ख़ास तौर से आईटीआई वाले बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितनी सीटें हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आपके एक एक सवालों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में हर मंडे यानी हर हफ्ते एक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से पैटर्न पर आधारित होता है। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो, वैकेंसी है करेंसी नोट प्रेस नासिक की, यानी महाराष्ट्र में नासिक में ये है, जहाँ पर करेंसी के जो इंडियन करेंसी है INR, इंडियन नेशनल रुपीज़, भारतीय राष्ट्रीय रुपया, इसके नोट बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें वैकेंसी है और अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। रिसेंट ये आया है, परमानेंट बेस पर वैकेंसी है। याद रखें, ये पूरी तरह से सरकारी है, कोई किसी को डाउट नहीं है। ये देखो, ये रहा, ठीक है ना, माउंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। इसलिए ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। हालांकि सीटों की संख्या कम है, एज लिमिट बहुत रखी है, तो इसमें बड़ा क्रूशल रहने वाला है। लेकिन जो बच्चे एलिजिबल है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। एज क्राइटेरिया और कितना है इस पर बात करेंगे। आइए सीटों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ITI वालों के लिए बात करते हैं, फिर आपको बीच में जो और अदर है उनकी भी डिटेल जो है वो पूरी मैं दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे सामने जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल, यानी ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जूनियर टेक्नीशियन नाम से यहाँ पर पद आए हैं। लेवल 1 उनको रखा जाएगा, जहाँ 18,780 रुपये से आपकी पहली बेसिक स्टार्ट होगी। 67,390 तक आपकी बेसिक जाएगी। खैर वो बाद की बात होती है, हमें इनिशियल पे ये मिलेगा। कुल मिलाकर के हमें स्टार्टिंग वाले पे स्केल से मतलब रखना चाहिए। फिर भी 18,725 को अगर आप जोड़ते हैं तो पहली सैलरी आपकी कैश इन हैंड 25,000 रुपये के आसपास होगी। चूँकि भारत सरकार है, इसलिए प्रोबेशन पीरियड में भी, यानी ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको पूरा वेतन मिलता है। हालांकि कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान का मैं एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए आपको फिक्स वेतन पर रखा जाता है, जब तक आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड पूरा नहीं हो जाता। तो केंद्र सरकार में आपको जाते ही पूरी वेतन सैलरी मिलती है। तो ये इस पर जितने भी अदर अलाउंसेज होते हैं, DA TA, वो सब मिलेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पर मात्र 6 है। अब वैसे तो देखो, हमें एक सीट चाहिए तो एनफ है, लेकिन अगर वैसे बच्चों के हिसाब से देखी जाए तो 6 सीटें हैं, जो बहुत कम है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को देखा जाए कि भाई नोट ही तो बनते हैं, वहाँ 6 इलेक्ट्रीशियन उनको मिल जाए तो भी तो बहुत है। तो सारी चीज़ें देखी जाती है। भाई अपन ये देखें ना, रिक्वायरमेंट कितनी है वहाँ पर, तो 6 सीटें मेरे हिसाब से, उसकी डिमांड ही इतनी है, तो ज़रूरत के हिसाब से आई है। अब हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है कि उन 6 सीटों में हमारा नाम होना चाहिए। इसके लिए हमें हमारी पूरी मेहनत, पूरी ताकत हमें लगानी है। कैसे सीटें उस पर बात करते हैं। देखो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं। तो याद रखना, रिजर्व कैटेगरी में आप देख रहे हैं SC और ST के लिए कोई अलग से सीट नहीं है। इसलिए SC ST वाले बच्चों को भी ये अनरिजर्व ही फाइट करना पड़ेगा, यानी SC ST वाले बच्चों के लिए भी 3 ही सीटें मानी जाएगी। EWS की 1 सीट है, 3 अनरिजर्व की जोड़ लो, यानी अगर आप EWS से है तो 4 सीटों पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। टॉप 3 में आए तो अनरिजर्व में चले जाओगे, नहीं तो अपने EWS वाली सीट पर तो आ ही जाओगे। अगर OBC से है तो वैसे तो आपके लिए 2 सीट रिजर्व है, लेकिन 3 अनरिजर्व वाली को भी आप जोड़ लीजिए और आपके लिए एक तरह से 5 सीटें हैं। अपॉर्चुनिटी 5 OBC के बच्चे लग सकते हैं, ये संभावना रहती है हमेशा। मान लीजिए पहले तीनों बच्चे टॉपर OBC के हैं तो वो जनरल में जाएंगे, और 2 जो उनके लिए रिजर्व है उसमें तो उनका होना ही है। तो ये कुल मिलाकर सब कैटेगरी की मैंने सीटें बताई। अगर प्योरली अनरिजर्व हो तो 3 ही सीटें हैं। SC ST रिजर्व कैटेगरी से हो तब भी आपके लिए 3 सीटें हैं, वही जो अनरिजर्व वाली है, यानी उन्हीं में से फाइट करना है। अब सोच समझ कर भरना फिर कि भाई मुझे अनरिजर्व फाइट करना है, भरूँ या ना भरूँ, आप अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। जो है चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी।
सीटों की संख्या मैंने आपके सामने रख दी। इन सीटों पर आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो थोड़ा सा आप एक बार सोच लीजिएगा। आइए क्वालिफिकेशन और उस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन एक ही बात होती है, घबराना मत, दोनों सेम चीज़ें। एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, आईटीआई किया हुआ होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन से। इलेक्ट्रिकल में पहले हुआ करता था, बाद में इलेक्ट्रिशियन आ गया था, कोई बात नहीं, दोनों चलेंगे। एनसीवीटी से है तब भी ठीक, एससीवीटी से है तब भी ठीक। एज क्राइटेरिया देखो, 18 से 25 वर्ष की एज क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो एज की लिमिटेशन होती है ना, ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए छूट है। कितनी गुरुजी? अगर आप ओबीसी से हो तो 3 वर्ष आप इसमें अपना और जोड़ लीजिए, 25 और 3 आपके लिए 28 वर्ष की एज हो गई। यानी अगर आप 28 वर्ष तक के हैं तो भी भर सकेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओबीसी वाले बच्चे खुलकर सुन लो, मौका है, जाने नहीं देना है। 5 सीटें हैं आपके लिए, 5 सीटों पर आपको कैसे फाइट करनी है वो आप रणनीति बना लीजिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की आपको छूट एज में ज़रूर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन के बाकी बेनिफिट जितने भी हैं वो सब आपको मिलेंगे। यानी एज में आप छूट लेकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर जाना अनरिजर्व में ही पड़ेगा क्योंकि आपकी आगे सीट नहीं है। ये आप चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो ओबीसी एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 30 वर्ष तक की एज है और आप नो डाउट अप्लाई कर सकेंगे। बट आपको आगे सीट जो है वो अनरिजर्व की फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई छूट एज में होती नहीं है। हाँ, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी? तो सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में क्या पूछा आएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है, उस पर मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। सेम यही चीज़ें अदर जो आईटीआई है उनके लिए भी है। जैसे जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए भी है, जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए भी है और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की यहाँ पर 4 सीटें हैं, फिटर वालों की 4 है और मशीनिस्ट की 2 है। अब वैसे देखा जाए तो देखो इलेक्ट्रिशियन वालों को सबसे ज़्यादा सीट दी है इन्होंने, ठीक है। हालांकि जो है ना, मतलब कि जिसका डिपार्टमेंट है वहाँ तो देखो सीटें सबसे ज़्यादा आनी है। तो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल वाले की यहाँ पर देखो 92 सीटें हैं। अब देखा जाए ना तो ये वो ट्रेड है जहाँ बच्चे बहुत कम होते हैं, अपॉर्चुनिटी है। और पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें वैकेंसी आ रही है। अगर समय रहते इसमें कर लिया होता ना तो भी काम हो जाता। पे स्केल वगैरह सब सेम है क्योंकि क्वालिफिकेशन में तो वही आईटीआई ही रखा गया है, ठीक है ना। इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखी हो तो आप जो है वो अप्लाई कर सकेगा हर एक बच्चा। चलिए कुछ और क्रूशियल डाटा पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसका क्रूशियल डेट है ना उस पर बात करते हैं। 19 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। यानी आज वीडियो आप देख रहे हैं तो कल आपके लिए है, और 19 तारीख के बाद देख रहे हैं तो समझ लीजिए स्टार्ट हो चुका है। 18 नवंबर 2023 लास्ट डेट है, यानी लगभग 1 महीने का समय मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि समय निकाल कर पहले ही अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है सीबीटी, उसके लिए टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है कि हम जनवरी या फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। हालांकि मैं भी एक्सटेंडेड लिखा है इन्होंने कि ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है यही एग्ज़ाम हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो देखो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो बच्चे सिलेक्शन के लिए बात कर रहे थे कि सिलेबस की, तो उस पर एक मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम जब देवास में, जो एमपी में है, जहाँ पर नोटों की शाही बनती है, उसका जब आया था नोटिफिकेशन तो उसमें 120 क्वेश्चन आए थे और 2 घंटे का समय मिला था। हम क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल कुछ डाटा अभी तक दिया नहीं है, हम इसी को मानकर चल सकते हैं और उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या रहा था, इसमें आपके 60 क्वेश्चन तो रहे थे टेक्निकल के और बाकी 60 क्वेश्चन जो थे वो रहे थे नॉन टेक के। इसका जब ऑफिशियल अपडेट आएगा ना सिलेबस का, तो आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोबारा इन्फॉर्मेशन और दे दूँगा। अभी के लिए आपको जो तैयारी करनी है, वो किन किन पार्ट की तैयारी करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल पढ़ना है, 100% टेक्निकल आएगा क्योंकि टेक्नीशियन ले रहे हैं, ट्रेड वाइज टेक्नीशियन ले रहे हैं, पोस्ट का नाम अलग अलग लिख करके ले रहे हैं, डेफिनेटली टेक्निकल आएगा।
50% से लेकर 80% तक टेक्निकल का पोर्शन रहेगा, चाहे इन्होंने सिलेबस में कुछ भी मेंशन ना किया हो, लेकिन मैं आपको पूरे दावे से बता सकता हूँ। यानी अगर 120 क्वेश्चन आते हैं तो 60 आएंगे, और अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 70 या 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। नॉन टेक में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बोल देना, पक्का आएगा, कोई समस्या नहीं है, इंडिया लेवल का होगा। रीजनिंग आएगी डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। जनरल मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हो आप, मात्रात्मक जिसको बोलते हो, ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। यानी मैथ वाली रीजनिंग आ सकती है या रीजनिंग वाली मैथ आ सकती है, समझ जाओ, वो उस तरह की कुछ क्वेश्चंस आएंगे। 10th लेवल की आपकी जो मैथ है वो आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक विशेष आजकल ये देने लग गए हैं सब्जेक्ट को, तो हिंदी या इंग्लिश के कोई एक पार्ट में से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 3 तो कम से कम है, 4 तो टेक्निकल, जीके, रीजनिंग और मैथ, ये 4 तो तैयारी कंटिन्यू करें। बाकी जब ऑफिशियल इसका डिक्लेरेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही अपडेट है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।